नमस्कार साथियों। आज काफ़ी समय बाद आप सभी से फिर से हमें लाइव जुड़ने का मौका मिल रहा है। और जैसा आप जानते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हर बारी जो कई ऐसे मसले हैं प्रदेश के, शिमला जिला के क्षेत्र के, जिनको हम समय समय पर उठाने का प्रयास करते रहते हैं। तो आज एक विशेष मुलाकात में, क्योंकि मुझे पिछले काफ़ी समय से काफ़ी साथियों ने ये कहा, निवेदन किया था, क्योंकि कोरोना काल में बहुत से लोग हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी से डायरेक्टली शिमला आकर घर पे नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए आज हम एक डायरेक्ट इंटरेक्शन उनके साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे, प्रदेश स्तर के जो कई मुद्दे हैं, जो आज कोरोना काल का समय है, बेरोज़गारी चरम सीमा पर पहुंची हुई है, बहुत से बातों में सरकार ने बहुत से वादे वर्तमान सरकार ने आज से 2-2.5 साल पहले किए थे। आज उनकी क्या परिस्थिति ज़मीन स्तर पर है और क्या उनका कार्य हो रहा है, उसके ऊपर भी हम बात करना चाहेंगे। और उसके साथ साथ खास रूप से जो अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो हिमाचल प्रदेश में आए थे और उन्होंने रोहतांग अटल टनल का उद्घाटन किया, उसके बारे में भी मैं श्री वीरभद्र सिंह जी से जानेंगे कि क्या इसकी पूरी परिस्थिति है और किस तरीके से इसका कार्य शुरू हुआ और किस तरीके से वो देश और प्रदेश को जो है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा समर्पित किया गया। तो इस चीज़ों के लिए आज एक डायरेक्ट इंटरेक्शन हम आपसे करना चाहते हैं। आप अगर कोई अपना खास रूप से कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप उसे भी यहाँ पर अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसे भी हम अपने आपके माध्यम से जो है वो हम इनसे पूछना चाहेंगे, ताकि एक उसका ब्रॉडर एक रिप्लाई मिल सके और किस तरीके से हमको किस तरीके से आगे कार्य करना है उस पर आप लोगों का व्यू हमें मिल सके। तो अब हम जुड़ रहे हैं श्री वीरभद्र सिंह जी के साथ। सबको आप नमस्कार कह सकते हैं। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी रोहतांग टनल का उद्घाटन जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था और आप बड़े लंबे समय तक जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद भी रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में भी आपने 6 बारी प्रदेश की सेवा करी है। तो इस महत्वपूर्ण टनल के ऊपर जो मनाली से आपके स्पीति का लाहौल का जो फासला है वो 45 किलोमीटर से कम कर कर केवल 9 किलोमीटर का हो गया है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो सुरंग बनी है वो एक ऐतिहासिक है। हाँ जी। जिसकी नींव कांग्रेस सरकार के वक्त में हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और मैं भी उस वक्त मौजूद था। हाँ जी। उसकी नींव रखी और उस सुरंग को बनाने का काम श्री गणेश हुआ। हाँ जी। अब इन वर्षों में वो आज वो सुरंग जो है हर रूप से बनकर तैयार हो गई है और यातायात के लिए खुल गई है। ये क्या ऐतिहासिक कदम था जो उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने लिया और अब आज इसका उद्घाटन जो है वर्तमान प्रधानमंत्री जो देश के हैं नरेंद्र मोदी जी, वीरेंद्र मोदी जी ने किया। श्री नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं मौजूद नहीं था मगर मेरा पुत्र
नेता प्रतिपक्ष भी वहाँ मौजूद थे, मुकेश अग्निहोत्री जी, कांग्रेस विधायक दल की ओर से। विधायक दल की ओर से श्री अग्निहोत्री जी जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद थे और अन्य कांग्रेस के लोग भी मौजूद थे। और वो दूसरा ऐतिहासिक वक्त था और उसका श्रेय जो है दोनों कांग्रेस सरकार जिसकी शुरुआत की और वाजपेयी साहब, वाजपेयी साहब जो देश के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री थे और उनके उसके दौरान में हुई। और आज जो सुरंग जो है बन के तैयार है हर रूप से और यातायात के लिए खोली गई है। हाँ जी, क्योंकि हमने ये स्टैंड रखा कि जो टनल बनी है ये एक राष्ट्रीय एसेट है, प्रदेश के लिए एसेट है और इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मगर जिस तरीके से भाजपा के नेताओं ने ये पिक्चर पेंट करने की कोशिश करी कि ये केवल और केवल जो है भाजपा की सरकार की देन है, तो इस स्थिति को माननीय वीरभद्र सिंह जी ने स्पष्ट किया है और उन्होंने वाजपेयी साहब को भी इसके लिए धन्यवाद किया है। जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय वाजपेयी साहब भी यहाँ पे आए थे 2003 में और उस समय जो है इस सड़क की आधारशिला रखी गई थी। तो निश्चित तौर से इसको हमको राजनीतिक दृष्टिकोण से इस चीज़ को देखने की आवश्यकता नहीं है और राजनीति से ऊपर उठकर जो है ये राष्ट्र के लिए और प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है और हमें उसे इस परिप्रेक्ष्य से देखने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ अभी जो कोरोना महामारी हमारे पूरे विश्व में फैली हुई है, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर फैली हुई है, इसके बारे में भी क्योंकि जो सरकार की कार्यप्रणाली है उसको भी आज वो जो है लोगों के सामने है, किस तरीके से जो लॉकडाउन प्रदेश के अंदर किया गया और उस लॉकडाउन में बहुत से लोग जो है बेरोजगार हुए, होटल सारे बंद हो गए, सारा कारोबार बंद हो गया और 3-4 महीने तक लॉकडाउन रहा। अब लॉकडाउन जब खुलना शुरू हुआ है, अनलॉक शुरू हुआ है, तो सारी की सारी जो बेरोजगारी की परिस्थिति है वो बहुत खराब प्रदेश के अंदर हो गई है और इस परिस्थिति में कोई सपोर्ट सरकार की ओर से प्रदेश के बागवानों को, प्रदेश के किसानों को, प्रदेश के होटेलियर्स को नहीं मिला और आज चरम सीमा पर जो है वो बेरोजगारी प्रदेश के अंदर पहुंच चुकी है। तो उस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से हमको इस महामारी से बाहर निकलने की आवश्यकता है और सरकार की कार्यप्रणाली कैसी रही है और कैसे हमको एक विपक्ष में रहते हुए एक जो है सकारात्मक भूमिका निभाने की आवश्यकता है? विपक्ष में कभी भी हम जनता की सेवा कर सकते हैं, कर रहे हैं, मगर ये मुख्य जो कार्य है वो वर्तमान सरकार का है और मैं समझता हूँ कि उस सारी जो उनकी ड्यूटी है जी, उसको सरंजाम देने में ये सरकार जो है पूर्णतः सफल नहीं रही है। आज जो स्पीकर है वो भी इसमें जो है वो पॉजिटिव हो गए हैं, पिछले कल मुख्यमंत्री जी भी पॉजिटिव हो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि वो जल्द स्वस्थ हो और जल्द वापस अपनी सेवाएं में वापस जुटे, मगर उसके साथ साथ जो एक फेलियर गवर्नमेंट का हमको देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं और ख़ास रूप से जैसा मैंने कहा कि इसकी सबसे बड़ी मार जो पड़ी है वो प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को पड़ी है। तो उस परिप्रेक्ष्य में कैसे हमको इसको मजबूत करना चाहिए और प्रदेश के जो हमारे बागवान हैं, किसान हैं और प्रदेश के जो होटल है जिनको कोई मदद सरकार की ओर से नहीं मिली है, उस परिप्रेक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? ये कर्तव्य जो है जो आजकल की सरकार है उसका है। हाँ जी, क्या ये जिम्मेवारी उसके ऊपर है। हम तो विपक्ष में हैं। हाँ जी, विपक्ष में रहते हुए जो कुछ हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। हाँ जी, और करेंगे, मगर जो मुख्य जिम्मेवारी है वो सरकार की है और मैं समझता हूँ कि इस महामारी का सही रूप से सामना करने के
लिए ये सरकार पूर्णतः सफल नहीं रही है। हाँ जी। हमको अभी बहुत सा प्रदेश को आर्थिक नुकसान भी हुआ है, और जैसा मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि करीबन 30,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान प्रदेश को हुआ है। और इस परिप्रेक्ष्य में जितनी सहयोग केंद्र सरकार से प्रदेश को मिलना चाहिए था, जो जीएसटी का जो पैसा प्रदेश को आना चाहिए था, वो भी अभी तक प्रदेश को वो हक नहीं मिला है। और उसके लिए ऐसा कहा जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री जी हिमाचल आए थे, तो मुख्यमंत्री जी को वहाँ पे ये आवाज़ उठानी चाहिए थी, सरकार को ये आवाज़ उठानी चाहिए थी कि जो जीएसटी का हक है वो हिमाचल को मिलना चाहिए। मगर उस परिप्रेक्ष्य में भी जो हमारी वित्तीय परिस्थिति आज प्रदेश की है वो बहुत ख़राब है, और केंद्र से जो हमको इसमें मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें राज्य सरकार की भी सफलता है और केंद्र सरकार की भी इसमें जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया हिमाचल के प्रति, वो यहाँ के हालात को देखते हुए, यहाँ की समस्याओं को देखते हुए। हाँ जी। अभी पीछे कुछ समय पहले कई हमारे एसएमसी टीचर्स हैं जो अलग अलग दूर दराज क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके विपरीत एक हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है कि उनकी सेवाएं जो है वो उसको बंद करने के लिए ये एसएमसी जो एसडीएम के माध्यम से लगाए गए थे, जिन स्कूलों में जो है 1 साल से ज़्यादा वैकेंसी थी, वहाँ पर एसएमसी के माध्यम से स्टूडेंट ये काउंसिल्स है इसके माध्यम से लगाए गए थे। मगर अभी इनको जो है बाहर निकालने का फैसला लिया गया है। सरकार इस पे जो है पुनर्विचार कर रही है, और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में इसकी गुहार करेंगे। मगर क्योंकि अधिकतर जो भर्तियां हैं ये आपके समय में ये हुई हैं, आपके सरकारों के समय में हुई है, तो इस बारे में आप प्रदेश के जो हमारे सभी एसएमसी टीचर्स आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे और क्या विश्वास देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ जो भी सरकार है वह वक्त की उनका कर्तव्य है कि वो लोग जो नौकरी जिनको जिस वक्त उनको नौकरी दी गई वो इस आधार पर थी कि एक समय आएगा जब उनकी नौकरी को पक्का किया जाएगा, नौकरी को पक्का कर दिया जाएगा। ये आश्वासन भी हमारे वक्त में भी दिया गया है, जिसके प्रति हम कटिबद्ध हैं, और इस वर्तमान सरकार का भी ये कर्तव्य है। हाँ जी। तो इस परिप्रेक्ष्य में खास रूप से एसएमसीज, क्योंकि ये बहुत दूर दराज क्षेत्र में ट्राइबल एरियाज में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और अब 10-15 साल के सर्विस के बाद इनके ऊपर जो है अंधकार छा गया है, इनकी भविष्य के ऊपर। तो आप उनको विश्वास देना चाहेंगे कि हम आपकी आवाज़ मजबूती के साथ उठाएंगे और उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे? उनके लिए लड़ाई लड़ना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने इतने वर्ष जो है वो सरकारी जनता की सेवा में व्यतीत किए हैं, और हम उनको ये समय आ गया है जब उनकी सेवाओं को जो है वो परमानेंट किया जाए और वो भी पेंशन के हकदार हों। हाँ जी। अभी हमारे कुछ समय बाद जो है पंचायती राज के चुनाव आने वाले हैं, और अभी बहुत सी नई पंचायतें जो है वो हमारे पूरे प्रदेश के अंदर बनी है डीलिमिटेशन के बाद, और नए ज़िला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों के प्रधान अभी नए चुने जाएंगे। तो निश्चित तौर से उससे जो हमारा पंचायती राज है प्रदेश के अंदर वो मजबूत होगा। उस परिप्रेक्ष्य में आप कुछ कहना चाहेंगे? वो ये सरकार का कर्तव्य है कि जो लोग इस तरह से काफ़ी अरसे से जनता की सेवा कर रहे हैं दूर दराज इलाकों में भी, उनको जो है परमानेंट किया जाए, वो भी पेंशन के अधिकारी बने, और ताकि जो सेवाएं उन्होंने जनता की और समय सरकार का कभी हाथ बचाया है, सरकार का कर्तव्य है कि उनको जो है वो उनका वेतनमान जो है वो बढ़ाया जाए और उनको
परमानेंट करके उनको रेगुलर करके उनको भी पेंशन के अधिकारी बने। हाँ जी। ये प्रदेश के अंदर जो आउटसोर्स कर्मचारी है उनका भी एक बहुत बड़ा मसला जो है हमारे समय में भी था जब कांग्रेस की सरकार थी। उसमें आपने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया जो उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, आपके जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ है उसे 8 साल से 6 साल किया और 6 साल से फिर 5 साल और फिर उसके बाद 3 साल किया है। अब 3 साल बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जो है वो पक्के हो जाते हैं। इसमें जो पुलिस कांस्टेबल्स प्रदेश के अंदर है जो 2015 के बाद लगे हैं, जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और ख़ास रूप से अभी जो कोविड का समय था उसमें पुलिस कांस्टेबल्स ने फ्रंट फुट पे रहकर जो है वो लड़ाई लड़ी है। इस मसले को हमने विधानसभा में भी उठाया था कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसे जो है वो कम किया जाए। और इस विषय पे आप जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं खास करके प्रदेश के, ये सरोज दीपू जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी आउटसोर्सिंग के बारे में भी और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ के बारे में भी कह रहे हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारे अनुबंध कर्मचारी प्रदेश के अंदर है और ख़ास रूप से जो पुलिस कांस्टेबल्स प्रदेश के अंदर है? ऐसे जो कर्मचारी हैं जो पुलिस कांस्टेबल्स है जी। पुलिस कांस्टेबल्स हैं और अभी वो परमानेंट नहीं हुए, हाँ जी। उनको जल्दी से जल्दी जो है उनको रेगुलर तरीके से उनकी भर्ती की जाए, उनकी सेवाओं को आजमान दिया जाए ताकि वो भी आगे जाकर पेंशन की अधिकारी बने। एक जो बड़ा जो इल्ज़ाम वर्तमान सरकार के ऊपर लगता है और जो केवल विपक्ष ही नहीं मगर आज प्रदेश की जनता भी जिस बात को बड़े पैमाने पर कह रही है कि आज जो वर्तमान सरकार है वो कहीं ना कहीं एक रिबन काटने वाली सरकार बनकर रह गई है। कि जो विकास कार्य बड़े रूप में पूर्व सरकार द्वारा शुरू किए गए, चाहे वो स्कूल्स के हैं, चाहे वो कॉलेजेस के हैं, चाहे वो अस्पतालों के हैं, आज उन्हीं के जो है 2.5 साल 3 साल पूरे हो गए हैं, अभी तक उनके काम भी इनसे कंप्लीट जो है सरकार से नहीं हुआ है और उस पर अभी तक जो है उन्हीं का ही रिबन काटने का कार्य चला हुआ है, चाहे वो बड़े स्तर पे हो, चाहे वो मंत्रियों के स्तर पे हो, चाहे वो विधायकों के स्तर पे हो। जिसका एक बड़ा एग्जाम्पल हमारा हिमाचल का जो आईजीएमसी अस्पताल है, इसका जो ओपीडी आउटडोर ब्लॉक है, आउटडोर पेशेंट्स ब्लॉक है, वो बनकर तैयार हो चुका है मगर प्रशासनिक कमियों की वजह से 3 साल से वो जो है उसका उद्घाटन नहीं हो पाया है। तो ऐसे बहुत से बड़े बड़े भवन हैं जिनकी आधारशिला, जिनके लिए बजटरी प्रोविजन अधिकतर रूप से पूर्व सरकार द्वारा रखा गया था और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। तो इन जनरल डेवलपमेंट के जो कार्य आपके समय में हुए हैं और जो अब कमियां हमको देखने को मिल रही हैं, हम भी उस मुद्दे को, मैं खुद एक विधानसभा में विधायक होने के नाते इन मुद्दों को हम लगातार उठाते रहते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो ये कमियां अभी हमको देखने को मिल रही है? कमियां तुरंत दूर कर देनी चाहिए। हाँ जी। और जो स्टाफ लगा है, जो वहाँ पर कर्मचारी का डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, जो टेंडर काम पे जो उनके समय पे टेंडर नहीं हुए, समय पे बिल्डिंग्स नहीं बनी, वो उनके टेंडर होने चाहिए और उसके लिए पर्याप्त मात्रा में धन का प्रावधान कर देना चाहिए ताकि ये सारा काम जल्दी से जल्दी तैयार हो। एक जो मुख्यमंत्री जी समय समय पर कहते हैं कि उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मंडी में जो है वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, मगर अब 3 साल जो है वर्तमान सरकार को हो चुके हैं, ना अभी तक उसकी ज़मीन एक्वायर हुई है, बल्क के अंदर वो बनना है जिला मंडी में, और ना अभी तक उसके लिए कोई पैसा केंद्र सरकार से अभी तक प्रदेश को मिला है। और वैसे ही जो एक्सपेंशन ऑफ कांगड़ा एयरपोर्ट है या शिमला के हवाई पट्टिका है, उसके एक्सपेंशन के बारे में भी ये बातें जो है 2 साल पहले 3 साल पहले सरकार द्वारा की गई थी, मगर आज तक उस पर कोई कार्य हमको देखने को नहीं मिला है कि ये, क्योंकि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट है, अगर हम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टूरिज्म तभी बढ़ेगा जब जो है बाय एयर टूरिस्ट यहाँ पर आएगा, और अभी तक इस पर कोई कार्य नहीं हो पाया है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये आवश्यक है कि ये जो कार्यक्रम है एयरपोर्ट का, हाई कोर्ट का एयरपोर्ट का,
ये उनका विस्तार करना जो है वो आवश्यक है, क्योंकि अब हम छोटे जहाज़ के ऊपर ही निर्भर नहीं कर सकते। बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो बड़े से बड़ा जहाज यहाँ पर उन्हीं में उतर सके और ज़्यादा जो टूरिस्ट है वो इसका लाभ उठा सके। एक पीछे जब सरकार का पहले साल में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर्स मीट जो है वो सरकार ने धर्मशाला के अंदर की थी, और ये उसमें कहा गया था कि करीबन 80,000 करोड़ रुपए की जो है निवेश प्रदेश के अंदर आ रहा है। और उसके बाद एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है वो शिमला के अंदर की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई करीबन 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रदेश के अंदर आ चुकी है। और उसमें उन्होंने अनुमान लगाया कि करीबन उसमें कोई 1.5-2 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। मगर अब 3 साल सरकार को हो चुके हैं, ना कोई अभी तक कोई निवेश आया है, ना अभी तक कोई रोजगार प्रदेश के अंदर बढ़ा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आज बेरोजगारी एक बहुत महत्वपूर्ण और एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है युवाओं के बीच में, और ख़ास रूप से कोरोना काल में वैसे भी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा प्रदेश के अंदर बढ़ चुकी है। करीबन 20 लाख प्रदेश के अंदर बेरोजगार युवा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में इन्वेस्टमेंट मीट जो बड़ी बड़ी बातें की गई और काम बहुत कम हुआ है, उस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? बातें बहुत हुई, वायदे बहुत दिए गए, शब्द बाग दिखाया गया, मगर उसको फलीभूत नहीं हुआ। हाँ जी। ये दुख की बात है। हाँ जी। ये सरकार को चाहिए कि भाई जो उन्होंने वायदा किया है जनता से और जिसका एक सपना दिखाया है उसको पूरा करें। हाँ जी। पूरा जल्दी पूरा करने का प्रयास करें। आप 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। तो इतना लंबा आपका राजनीतिक सफ़र है, इतना लंबा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। तो उस परिप्रेक्ष्य में आप आज जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और क्या आपका संदेश सभी हमारे जो साथी जुड़े हैं उनके लिए है? हमारी कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी जो है वो जनता के प्रति प्रतिबद्ध है, और जो भी हमने वायदे किए हैं, जो भी हमने सपना देखा है, हम चाहते हैं कि वो पूरा करे, चाहे हमारी पार्टी हो चाहे कोई दूसरी पार्टी हो। उनका कर्तव्य है कि जो वक्त की सरकार है, जो उनके द्वारा कार्यक्रम बनाया गया है, उसको पूरा करें। हाँ जी। तो नमस्कार साथियों, मैं आज बहुत से लोगों ने जैसा हमको निवेदन किया था, बहुत से लोगों का हमें प्रदेश भर से फ़ोन आते रहते हैं समय समय पर कि कोरोना काल में आप वो जो है शिमला नहीं आ पाते। इस परिप्रेक्ष्य में हमने ये लाइव इंटरेक्शन किया था, और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में आप अपना फीडबैक, अपने जो आपका सुझाव है, आप कमेंट बॉक्स में हमको दे सकते हैं। और आने वाले समय में हम निवेदन करेंगे माननीय वीरभद्र सिंह जी से भी, और हमारे जो और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कि जो प्रदेश से जुड़े हुए मसले हैं, चाहे वो बेरोजगारी का है, चाहे वो टूरिज्म डेवलपमेंट के परिप्रेक्ष्य में है, चाहे वो आपका जो अभी रोहतांग टनल की बात की गई उसके परिप्रेक्ष्य में है, चाहे और चीज़ें हैं, उन मसलों को हम उठाने का प्रयास आने वाले समय में और मजबूती के साथ करेंगे। और श्री वीरभद्र सिंह जी का जो इतना बड़ा राजनीतिक एक्सपीरियंस है उसका हम पूरा लाभ कांग्रेस पार्टी लेने का पूरा प्रयास करेंगे, और एक सही मार्गदर्शन के साथ 2022 में वापस कांग्रेस पार्टी की वापसी हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार फिर से हिमाचल प्रदेश में बने। इस संकल्प के साथ, इस कोशिश के साथ हम आगे बढ़ेंगे। उसमें सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का है। आपको हमको अपना सही सुझाव और सही फीडबैक समय समय पर देना है, ताकि हम उसको समय रहते हुए उन मुद्दों को चाहे विधानसभा के अंदर चाहे बाहर उठाएं, और जो अच्छा कार्य सरकार कर रही हैं उसका हम स्वागत भी करें, उसका हम धन्यवाद भी करें। एक चीज़ जो हमने श्री वीरभद्र सिंह जी से हमेशा सीखी है कि हर चीज़ में ऑपोजिशन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अच्छा कार्य सरकार कर रही है तो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाते हुए हमें सरकार के अच्छे कार्यों का धन्यवाद भी करना है,
मगर साथ ही साथ जो कमियां सरकार की है, जो जन विरोधी नीतियां सरकार की है, उनको हमें जो है उजागर कर कर विपक्ष में रहते हुए उनको जनता के सामने रखना है और विधानसभा में रखना है। तो अंत में मैं फिर से एक बारी वीरभद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना अंतिम संदेश इस आज के मैसेज के लिए आप सबको दें, और आप अपने फीडबैक और कमेंट्स हमें दे सकते हैं ताकि हम भविष्य में फिर से उन मुद्दों को उठाने का प्रयास करेंगे। हम सब लोगों का, कांग्रेसियों को का विशेष करके ये कर्तव्य है कि वो अपने अंदर एकता बनाए रखें और मजबूती के साथ जनता के साथ क्षमता का साथ दें, और वो जनता आगे बढ़े, लोग आगे बढ़े और हर प्रकार के विकास हों, उसकी कोशिश करनी है। ये हमारा कर्तव्य है। हम छोटी पार्टीवादी में विश्वास नहीं करते। हमारा कर्तव्य है, हमारी पार्टी बड़ी है और हमारी पार्टी जो है पुरानी है और जिसकी जड़ें मजबूत है, हमको वो जड़ों को और मजबूत बनाना है ताकि हम सब मिलकर जो है वो अपनी नीतियों को निभाते हुए इस प्रदेश का सेवा कर सकें। और जो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की आपने बात करी थी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सकारात्मक तरीके से अपोज करना। नहीं, वो हमारा कर्तव्य है ऑपोजिशन में रहते हुए कि हम अपोज करें, मगर ये सिर्फ अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन वो नहीं होना चाहिए। जो अच्छा काम कोई कुछ सरकार कर रही है उसकी सराहना भी करनी चाहिए, उसको भी स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, आप सबका एक बारी मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका कोई और फीडबैक है, कोई और सुझाव है, कोई और ऐसे मसले हैं जो आप चाहते हैं हम भविष्य में उठाएं, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हम वैसे भी समय समय पर आपके साथ लाइव जुड़ते रहते हैं, आपकी समस्याओं को विधानसभा के अंदर सरकार के समक्ष उठाने का प्रयास करते रहते हैं, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम भविष्य में भी इसी तरह आपकी आवाज़ को सकारात्मक रूप से उठाने का हर संभव प्रयास करते रहेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल। जय जी, थैंक यू, धन्यवाद।